हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपके लेकर आए हैं संज्ञा। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला है संज्ञा। क्या है ये? संज्ञा क्या है? तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है, संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बना है? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है। अब जानेंगे हम संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गंगा, राम, भारत, प्रेम, ये सब संज्ञा हैं। अब इसके बाद प्रश्न बनता है, संज्ञा के मूल रूप कितने हैं? तो संज्ञा के मूल रूप दो हैं। ठीक है। कौन कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? तो पहले हम जानेंगे यथार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। यथार्थवाचक संज्ञा ये दृश्यमान है, जिन्हें हम देख सकते हैं, और दूसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, या ये अदृश्य होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है, और यथार्थवाचक संज्ञा हमें दिखाई देती है। तो उसके बाद हम जानेंगे यथार्थवाचक संज्ञा के कितने प्रकार हैं। यथार्थवाचक संज्ञा चार प्रकार हैं या चार भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और चौथा कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बाद जानेंगे हम प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद जानेंगे हम आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। अगर बात करें आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद तो 3 हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातीयवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन भाववाचक संज्ञा के 2 भाग हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? वे संज्ञा जिनके माध्यम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा सदैव मतलब एक वचन में होती है और ये दृश्य होती है, ये हमें दिखाई देती है। दुनिया में विशेष और या अकेली है। कैसी है? दुनिया में एक होगी और अकेली होगी। ठीक है। और विशेष होगी। जैसे ताजमहल है। ठीक है। जो ताजमहल है ये एक ही है कि और कहीं पर, सिर्फ हमारे इंडिया में एक ही है। ठीक है। अब उसके बाद हम जानेंगे व्यक्तियों के नाम। अगर पूछे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किस में आएगा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति के अंतर्गत आएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब पूछा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर इनके नाम कौन से हैं? राम, अशोक, तुलसीदास, मीरा और जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये अगर पूछे व्यक्ति तो जाति आ जाएगा। ठीक है। अगर नदी पूछे कि नदी कैसी संज्ञा है तो जाति है। झील कैसी संज्ञा है? जाति है। महासागर कैसा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। गांव कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर पूछे शहर कैसा है तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर नदियों के नाम पूछ ले, नदियों के नाम में गंगा, सरस्वती
और जो नाम है माही नदी, ये सब नदी के नाम है, तो कौन सा आ जाएगा? तो वहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब किस में आ जाएगा? ये सब आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखिए झीलों के नाम, अगर झीलों के नाम में आ जाए, जैसे पुष्कर झील, विक्टोरिया झील, नैनी झील, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा देखिए महासागरों के नाम, हिंदी महासागर, आर्टिक महासागर, ये सब कहाँ जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहाड़ों के नाम अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, ये सब कहाँ पर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गांव के नाम हजारीपुर, रामगढ़, देवरा, ये सब कहाँ पर आएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे देखिए शहर, शहरों के नाम जो है किसको डिनोट करता है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के को डिनोट करता है, जैसे जयपुर, इलाहाबाद, भोपाल। सड़कों, बाजारों और संस्थानों के नाम, जैसे नेहरू पथ, विजय चौक, आनंद भवन, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। लेकिन सड़क, बाजार, संस्थान अगर ये पूछे तो ये क्या है? तो एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। महाद्वीपों के नाम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब किस में है? तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन महाद्वीप कैसा है? तो महाद्वीप एक जाति को डिनोट करता है। देश के नाम भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, ये सब किस में आ जाएगा? तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे देखिए पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम में गीता, रामायण, महाभारत, ये सब कहाँ पे आ जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग, समुदाय का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा कैसी है? दृश्य है और बहुवचन है, जिसके जैसा और हो। प्रश्न क्या बनता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? इसकी परिभाषा दे देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे संज्ञा जो किसी जाति, वर्ग, समुदाय का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह दृश्य और बहुवचन जिसके जैसा और हो, ठीक है। जैसे व्यक्तियों के नाम लड़का, लड़की, डॉक्टर, अध्यापक, किसान और पुलिस। लेकिन लड़का है, ये लड़का एक जाति है, लेकिन अगर लड़का का किसी मान लीजिए सोनू दे रखा है, ठीक है, सोनू, तो सोनू अब जाति में नहीं रह गया, ये कहाँ पे चला गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसका नाम ले लिया गया, ठीक है। इसीलिए कहाँ पर है? ये सोनू क्या हो गया? एक जाति, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। अब देखिए पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम में क्या आ जाता है? तो शेर, गाय, तोता, कुत्ता, ये सब पक्षियों के नाम में आ जाते हैं। अगला देखिए स्थान के नाम देश, नदी, गांव, शहर, राज्य। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम पेड़, फूल, तारा, बादल, पर्वत, मिट्टी, ठीक है। अगर पूछे मिट्टी में भी हम बात करें तो मिट्टी कैसी संज्ञा है? तो एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मिट्टी में जैसे 8 प्रकार की हमारे भारत में मिट्टी पाई जाती है, जैसे काली मिट्टी, अगर पूछे काली मिट्टी कैसी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जाति नहीं रहेगी क्योंकि इनका नाम है, ठीक है। अब आगे देखिए फूल, फल फूल के नाम आम, आम में कई प्रजातियां होती हैं, केले की भी कई प्रजातियां हैं, अनार, सूरजमुखी, गुलाब, कमल, ये सब किस में आ जाती हैं? तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखिए प्राकृतिक घटनाएं बिजली, तूफान, ज्वालामुखी, ठीक है। अब आपको पता है ज्वालामुखी कैसी है? तो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर ज्वालामुखी के नाम ले लिया जाए, जैसे ज्वालामुखी में हर मतलब जो देश होते हैं उन हर देशों में ज्वालामुखी का नाम अलग अलग रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
वस्तुओं के नाम में कुर्सी, मेज, कलम, पुस्तक, अलमारी ये सब कहाँ पर आते हैं? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम क्या जानेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं और इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वे संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इनकी मुख्य विशेषता क्या है? यह गिनी नहीं जा सकती, केवल मापी और तौली जा सकती हैं। अब एक ट्रिक याद रखना इसकी, कैसे जो हम द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे होती है, इन्हें हम सिर्फ माप और तौल सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम गिन नहीं सकते, इन्हें तौल या नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलो चावल, एक लीटर दूध। ठीक है, इन्हें किसके अंतर्गत रखेंगे? तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोहा है। ठीक है, लोहा से हम कई वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे दरवाज़ा बना सकते हैं। ठीक है, और जैसे और खिड़की बन सकती है, और जैसे साइकिल भी लोहे से बन सकती है, और अन्य जो वस्तुएं बनती हैं, मतलब इन वस्तुओं से जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इन वस्तुओं से एक नया पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे लकड़ी से कुर्सी बन सकती है, सोने से गहने बन सकते हैं। ठीक है, खाने पीने की वस्तुएं, दूध, दही, नमक, तेल, आटा, शहद, घी, ये सब कहाँ पर आएगा? तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे देखिए तरल पदार्थ कैसा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जैसे पानी, रस, शरबत, इत्र। ठीक है, यानी परफ्यूम कैसा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पर धातुएं और पदार्थों के नाम, जैसे सोना, चांदी, तांबा, इन सबसे नई वस्तुओं का निर्माण कर, मतलब इन जो ये सारी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं से हम नए चीज बना सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? वे संज्ञा जो कई वस्तुओं इसकी परिभाषा क्या हुई? वे संज्ञा जो कई व्यक्तियों, वस्तुओं या जीवों के समूह का बोध कराती हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी झुंड। ठीक है, यानी कैसा है? एक ग्रुप, हमें ग्रुप को डिनोट कर, यानी जो ग्रुप है उसको हमें दर्शाता है, तो क्या बन जाता है? जैसे कक्षा है, कक्षा में कितने सारे बालक बैठे होते हैं, तो एक समूह बन जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? वे संज्ञा जो कई व्यक्ति, वस्तुओं और जीवों के समूह को, यानी समूह का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह एक वचन होती है। कैसा है? यह एक वचन रूपी होती है, पर अर्थ बहुवचन का देती है। एक वचन होने के बावजूद भी ये बहुवचन का अर्थ देती है। इसमें समूह या झुंड का भाव छिपा होता है। हमने भी बताया ना आपको, इसमें क्या होता है? समूह और झुंड का भाव छिपा होता है। अब इसके उदाहरण देखिए, व्यक्तियों के नाम। ठीक है, जैसे व्यक्तियों के नाम में भीड़, वर्ग, समिति, टोली, ये सब भीड़ को दर्शाती है, यानी समूह को दर्शाती है। और यहाँ पे देखिए पशु पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं? जैसे झुंड हो गया, टोली, ये सब किसमें है? तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। अब इससे वस्तुओं के नाम में जैसे गुच्छा हो गया, गट्ठर, बंडल, ये सब कहाँ पर आएगा? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे संगठन, सेना, दल, टीम। ठीक है, ये सब कहाँ आएगा? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब लास्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? तो वह संज्ञा जो किसी गुण अथवा या भाव को प्रकट करे। भाववाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा जो किसी गुण, भाव को दर्शाए, उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पर जिसे देखा या छिपा नहीं जा सकते, यानी क्या है? जिससे
पर जिसे देखा या छुपाया नहीं जा सकता, यानी उसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ हम प्रकट कर सकते हैं। अपनी भावनाएं किसी के सामने हम प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? यह अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इन्हें हम देख नहीं सकते, ठीक है। आगे देखिए, व्यक्तियों के नाम, ठीक है। जैसे व्यक्तियों के नाम में बालक है, ठीक है। बालक से अगर बालक है, बालक में हमने पन जोड़ दिया तो क्या बोल गया? बालकपन। ये सब हमें देखो, बालक जो है, बालक तो एक व्यक्ति उसमें जाति में आ जाएगा, लेकिन इसमें हम अगर प्रत्यय लगा दे तो बालकपन बन जाएगा। बालकपन एक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। मातृत्व, पितृत्व, पुरुषत्व और मित्रता, ये सब किस में आ जाएगा? व्यक्तियों के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा को संबोधित करते हैं, लेकिन कहाँ पर आ जाएंगे? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। गुणों से संबंधित अच्छाई, बुराई, मिठास, सुंदर, वीरता, ज्ञानता, ठीक है। अगला क्या है? भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रेम, क्रोध, दया, विश्वास, घृणा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अवस्था से संबंधित जैसे निद्रा, बाल्यावस्था, पीड़ा, बुढ़ापा, ये सब कहाँ पर आ जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। माप से संबंधित ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब किस में आ जाएगा? तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और देखिए, स्वाद से संबंधित जैसे कड़वापन, कसैलापन, तीखापन, मीठापन, ये सब किस में आ जाएगा? मिठास, ठीक है। जो मिठास है, मिठाई में मिठास होती है कि नहीं होती है? होती है ना, सबने खाया होगा, ठीक है। तो इसलिए कहाँ पे हो जाएगा? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जा सकता है। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। इन सब में बहुत ही भाववाचक संज्ञा में भाववाचक को जो व्यक्ति मतलब जो हम लोग भी हम लोग का एग्ज़ाम भी है, हम लोग जो जैसे देने जाते हैं तो हम लोग पहले समझ नहीं पाते हैं कि विशेषण है कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है कितने प्रकार से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जा सकता है। कैसे? पहले तो हम विशेषण से करते हैं, उसके बाद क्रिया से, फिर जाति से, अव्यय से और सर्वनाम से। भाववाचक संज्ञा को टोटल 5 प्रकार से निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण के आधार पर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे विशेषण अच्छा है, अच्छा से अच्छाई का निर्माण हुआ है। मीठा, मीठा एक अगर पूछे मीठा कैसा, तो भाववाचक नहीं है, ये विशेषण है मीठा। लेकिन अगर मिठास कर दें तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। वीर, वीर एक विशेषण है, लेकिन अगर वीरता हो गया तो भाववाचक संज्ञा बन गई है। सुंदर, सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदरता भाववाचक संज्ञा। ज्ञानी, ज्ञानी क्या है? ज्ञानी एक विशेषण है, लेकिन ज्ञानता क्या हो गया? एक भाववाचक। फिर कठोर, कठोर विशेषण है, लेकिन कठोरता भाववाचक संज्ञा। पवित्र, पवित्र विशेषण हो जाता है और पवित्रता भाववाचक संज्ञा। मधुर, मधुर विशेषण है और मधुरता भाववाचक संज्ञा। अमीर, अमीर विशेषण है, लेकिन अमीरी भाववाचक। ऊंचा, ऊंचा एक विशेषण है, लेकिन ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। आई होप आप समझते होंगे। उसके बाद हम जानेंगे क्रिया से कैसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होती है। जैसे हंसना, हंसना क्या है? क्रिया है। हंसी भाववाचक। खेलना क्रिया है, खेल भाववाचक। करना क्रिया, और करना क्या है? क्रिया, लेकिन क्रिया भाववाचक। लिखना कैसी है? तो लिखना कैसे शब्द है? क्रिया है, लेकिन लेखन एक भाव है। चमकना, चमकना क्या है? क्रिया है, लेकिन चमक भाववाचक संज्ञा हो जाती है। उड़ना, उड़ना क्रिया है, लेकिन उड़ान, उड़ान क्या है? भाववाचक। गाना, गाना क्रिया है, लेकिन गान कैसा है? भाववाचक। चुनना, चुनना कैसी क्रिया है? एक क्रिया है, लेकिन चुनाव भाववाचक संज्ञा है। जागना, जागना क्रिया है, लेकिन जागरण
भाववाचक। झुकना, झुकना क्रिया हो जाती है लेकिन झुकाव एक भाव है। मिलना क्रिया है, मिलावट भाववाचक संज्ञा। उभारना कैसी क्रिया है लेकिन उभार एक भाववाचक संज्ञा है। आई होप अब समझ में आता होगा आपको। राजा, राजा कैसा है? राजा एक जाति है, ठीक है, लेकिन राज्यत्व एक भाववाचक संज्ञा है। माता, माता कैसे? जाति है और मातृत्व एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र, मित्रता, ये सब मैं मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसलिए हम जल्दी पढ़ दे रहे हैं। शत्रु, शत्रु क्या है? जाति, शत्रुता भाववाचक। बालक क्या है? जाति, बालकपन भाववाचक। इंसान जाति, इंसानियत भाव। नेता जाति, नेतृत्व भाववाचक संज्ञा। तपस्वी तो जाति है लेकिन तप क्या है? भाव है। पुरुष, पुरुष कैसा? जाति, लेकिन पुरुषत्व कैसा? भाववाचक। घर जाति, घरेलू भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बच्चा जाति, बचपन भाववाचक संज्ञा हो जाती है। दोस्त भाववाचक जातिवाचक संज्ञा लेकिन दोस्ती भाववाचक संज्ञा है। दोस्त कैसा? जातिवाचक और दोस्ती भाववाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे अव्यय से कैसे शब्द बनते हैं। अव्यय, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जैसे अधिक, अधिक एक अव्यय है लेकिन अधिकता भाववाचक। निकट एक अव्यय शब्द है लेकिन अव्यय से निकटता से क्या बना है? निकट क्या है? एक अव्यय है लेकिन निकटता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। समीप क्या है? एक अव्यय है लेकिन समीपस्थ क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। हाहा क्या है? एक अव्यय लेकिन हाहाकार एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। उसके बाद मना, मना क्या है? एक अव्यय लेकिन मनाही एक भाववाचक संज्ञा। बहुत क्या है? अव्यय लेकिन बहुताया क्या है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब आगे देखिए, सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। जैसे सर्वनाम है अहम, अहम क्या है? तो अहम, तो ऐसे क्या बनता है? अहंकार या अहंकार, ठीक है, अहंकार। उसके बाद निज, निज एक क्या है? सर्वनाम लेकिन निजित्व क्या है? भाववाचक संज्ञा। आई होप आप यहाँ तक समझते होंगे। अगर आपको मतलब पढ़ना है, अगर आपको अच्छा लगा है ये जो हमने आपको बताया, तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे।